नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती है जो खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती है? क्यों कुछ किरदार हमसे बिछड़ने के बाद भी अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वह कहानियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है। ये चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने का मंच नहीं है। यह उन अधूरे सपनों की आवाज है जो कभी हालातों की वजह से टूट गए। यह उन रिश्तों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए और खामोशी में खत्म हो गए। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वह भी गलतियां करता है, हारता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी किस्मत से सवाल करता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे गरीबी से अमीरी तक का सफर, धोखे से सीख तक की कहानी, प्यार से बदले तक का दर्द और उस इंसान की जंग जो पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और यही मोड़ हमारी कहानियों की जान है। यहां हर कहानी धीरे धीरे खुलेगी, हर सच एक एक करके सामने आएगा और जब आपको लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी कहानी आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगी। स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में। मुंबई की रात और एक डिलीवरी। रात के 11 बजे ठंडी हवा मुंबई की सड़कों पर बह रही थी। देव, मुंबई यूनिवर्सिटी का एक औसत स्टूडेंट, अपनी पुरानी बाइक पर फूड डिलीवरी कर रहा था। दिन में वो क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठता, ज्यादा सवाल नहीं पूछता और भीड़ में खोया रहता। लेकिन रात में वही लड़का मुंबई की हर गली, हर रास्ता पहचानता था। उसके फोन पर नया ऑर्डर आया, प्रायोरिटी डिलीवरी 30 मिनट्स। देव ने हेलमेट पहना और बाइक तेज कर दी। उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि घर पर पापा की दवाई, छोटी बहन की फीस और खुद का खर्च सब उसी पर था। डिलीवरी लोकेशन एक बड़ी कोठी थी। गेट खुला और अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। तुम पढ़ते भी हो? उन्होंने अचानक पूछा। देव थोड़ा चौंका। जी, मुंबई यूनिवर्सिटी में बीकॉम। बुजुर्ग मुस्कुराए। मेहनती लगते हो। जिंदगी बदलना चाहते हो? देव ने हल्की हंसी में कहा। सर, कौन नहीं चाहता। उन्होंने एक कार्ड दिया। कल इस एड्रेस पर आना। अगले दिन देव पूरा दिन सोचता रहा जाए या नहीं, लेकिन शाम को वह उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप का ऑफिस था। बुजुर्ग आदमी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, मैं देख रहा था तुम हर डिलीवरी टाइम से पहले कर रहे थे। ऐसे लोग कंपनी चलाते हैं, सिर्फ जॉब नहीं करते। देव का दिल तेज धड़कने लगा। मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब नहीं, ट्रेनिंग देना चाहता हूं। अगर मेहनत की तो 5 साल में अपनी कंपनी चला सकते हो। उस रात देव अपनी छत पर बैठा था। पहली बार उसे लगा शायद औसत होना उसकी कहानी का अंत नहीं, शायद वही उसकी शुरुआत है। उसने फोन खोला, डिलीवरी ऐप हटाया और नोट्स ऐप में लिखा, एक दिन अपनी कंपनी बनानी है। धोखा और एक नया मकसद। मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में सबको लगता था कि देव की लाइफ सिंपल है, लेकिन एक चीज थी जो उसकी जिंदगी को खास बनाती थी। नेहा। नेहा उसकी क्लासमेट थी, तेज, कॉन्फिडेंट और थोड़ी जिद्दी। 2 साल पहले लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करते करते दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। देव उसके लिए रात की डिलीवरी के बाद भी टाइम निकालता था। नेहा हमेशा कहती, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उस दिन रात को देव फिर डिलीवरी कर रहा था। फोन पर ऑर्डर आया, फार्मेसी डिलीवरी एजेंट। उसने पैकेट उठाया, देखा तो अंदर कॉन्डोम था। वो बस चुपचाप बैग में रखकर लोकेशन की तरफ चल पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ एक और डिलीवरी थी। लोकेशन एक अपार्टमेंट थी। रात के 10:30 बज रहे थे। देव ने बेल बजाई। अंदर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई जल्दी में हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला और देव का दिल रुक गया। दरवाजे के पीछे नेहा खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था। कमरे के अंदर एक अनजान लड़का खड़ा था। कुछ सेकंड के लिए पूरा वक्त जैसे रुक गया। नेहा हकलाते हुए बोली, देव, तू यहां? देव ने बिना कुछ बोले पैकेट आगे कर दिया। उसकी आंखें सिर्फ नेहा को देख रही थी, जैसे जवाब ढूंढ रही हो। उसने पैसे लिए और बिना कुछ कहे मुड़ गया। सीढ़ियां उतरते वक्त उसके कानों में बस नेहा की आवाज गूंज रही थी, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के साथ कुछ और भी था, जिद। उसने बाइक स्टार्ट की और धीरे से खुद से बोला, अब सच में बड़ा बनना है। 100 करोड़ का मैसेज 3 दिन हो चुके थे। देव अब पहले जैसा नहीं रहा था। ना दोस्तों से बात, ना क्लास में ध्यान, ना ही किसी चीज में दिल। उस रात भी वह अपने छोटे से कमरे में चुपचाप बैठा था। टेबल पर अधूरी किताबें और कोने में पड़ा डिलीवरी बैग। फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा वाइब्रेशन। झुंझुलाकर उसने फोन उठाया। SMS नोटिफिकेशन, 1 अरब रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। देव कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रह गया। उसे लगा ये कोई मजाक है। उसने तुरंत बैंक ऐप खोला। अवेलेबल बैलेंस 1,34,560 रुपए, 000। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसी वक्त फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया।
हेलो देव, आवाज भारी और शांत थी। जी आप कौन? जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। देव चुप। आवाज फिर बोली, ये पैसे तुम्हारे हैं। यह कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं हो। आज से तुम एक गेम का हिस्सा हो, जहां या तो तुम साम्राज्य बनाओगे या सब खो दोगे। कॉल कट। कमरे में सन्नाटा। कल तक वो टूटा हुआ लड़का था, आज उसके अकाउंट में 100 करोड़ थे। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। कल सुबह 10 बजे तुम्हें सच पता चलेगा। असली वारिस सुबह के 9:30 बजे। देव तय एड्रेस पर पहुंचा। एक बहुत बड़ा बंगला जिसके बाहर सिक्योरिटी, लग्जरी कारें और बड़े बड़े गार्ड खड़े थे। हॉल के बीचों बीच वही बुजुर्ग आदमी बैठे थे जिन्होंने उसे काट दिया था। ये सब क्या है? देव ने पूछा। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए और टेबल पर एक पुरानी फोटो रखी। फोटो में एक औरत और उसकी गोद में छोटा बच्चा। ये तुम्हारी मां है और यह बच्चा तुम हो। तुम सिंघानिया ग्रुप के असली वारिस हो। कमरा जैसे घूम गया। तुम्हारे पापा ने फैमिली से लड़कर शादी की थी, इसलिए उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। मैं तुम्हारा दादाजी हूं। मैं तुम्हें परख रहा था। क्या तुम लालची नहीं पेरेंट हो? क्या तुम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हो? तुमने हर टेस्ट पास किया। उन्होंने गहरी सांस ली। आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज सबके सामने तुम्हें अपना वारिस घोषित करूंगा। देव ने धीरे से पूछा, कितनी प्रॉपर्टी है? दादाजी हल्का सा हंसे। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा। इज्जत और औकात। शाम, दादाजी की ग्रैंड बर्थडे पार्टी। बड़े होटल के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। उसी गेट पर देव अपनी सिंपल नीली शर्ट और काली पैंट में खड़ा था। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ा, सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ आगे कर दिया। ओ, एक कहां जा रहा है? इनविटेशन दिखा। मैं गेस्ट हूं, देव ने कहा। चल हट साइड में। लगता है डिलीवरी वाला इधर घुसने आ गया। दोनों गार्ड हंसने लगे। उसी वक्त पीछे से तेज आवाज आई, बस बहुत हो गया। ब्लैक सूट में एक आदमी तेज कदमों से आगे आया। दादाजी का असिस्टेंट मैनेजर विक्रम देसाई। तुम लोगों को पता भी है ये कौन है? यह इस कंपनी के फ्यूचर ओनर हैं। आज से तुम दोनों की नौकरी खत्म। गार्ड कांपने लगे और हाथ जोड़ने लगे। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, जिस इंसान की इज्जत करना नहीं आता उसे इस जगह काम करने का हक नहीं। तभी देव ने शांत आवाज में कहा, रुकिए विक्रम जी, इन्होंने मुझे नहीं मेरे कपड़ों को जज किया है। अगर आज इन्हें निकाल दिया तो इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का घर टूटे। सन्नाटा छा गया। गार्ड्स की आंखों में आंसू आ गए। सर, आज से हम जान भी दे देंगे आपके लिए। उस रात देव ने कुछ खोया नहीं था, बल्कि बिना कुछ कहे सबका दिल जीत लिया था। पार्टी में तमाशा ग्रैंड हॉल रोशनी से चमक रहा था। देव धीरे धीरे अंदर आया। उसके पीछे विक्रम देसाई खड़े थे। पीछे से हंसी की आवाज आई, चाचा, राजीव सिंघानिया। अरे ये कौन घुस आया? स्टाफ पार्टी साइड उधर है भाई। पास खड़ी उसकी कजिन बहन सान्या सिंघानिया हंसने लगी। ऐसे कपड़ों में तो ड्राइवर भी नहीं आते। देव बस हल्का सा मुस्कुराया। चाचा की नजर विक्रम पर गई। विक्रम, तुम इसके साथ क्यों खड़े हो? कोई नया स्टाफ है क्या? देव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो जो आज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। म्यूजिक धीरे धीरे बंद हो गया। दादाजी माइक्रोफोन के सामने खड़े थे। आज मैं अपने जन्मदिन पर अपने साम्राज्य के अगले वारिस का ऐलान करने जा रहा हूं। सिंघानिया ग्रुप का असली वारिस है मेरा पोता देव। पूरे हॉल में सन्नाटा। चाचा राजीव का चेहरा सख्त हो गया और उनके बेटे आर्यन सिंघानिया की स्माइल गायब हो गई। देव स्टेज पर चढ़ा। दादाजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से ये सब तुम्हारा है। पार्टी खत्म होने के बाद कंपनी के बड़े मैनेजर्स के साथ मीटिंग हुई। सर, कल से हम आपको पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर समझा देंगे, फाइनेंस हेड ने कहा। मैं ऑफिस जरूर ज्वाइन करूंगा, लेकिन अभी फुल टाइम नहीं, देव ने शांत स्वर में कहा। मैं अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। मैं आधा अधूर लीडर नहीं बनना चाहता। कॉलेज कैंटीन का ड्रामा अगली सुबह, मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस। देव अपने 3 खास दोस्तों राहुल, अमन और साहिल के साथ कैफेटेरिया में बैठा था। तभी अंदर आई नेहा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ था रोहन बजाज, शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट संजय बजाज का बेटा, बजाज इंडस्ट्रीज। नेहा और रोहन सीधे देव की टेबल की तरफ आ गए। तो तुम हो नेहा के पुराने दोस्त? रोहन ने घमंड से पूछा। लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचो। ऐसे तो पूरी जिंदगी डिलीवरी करते रहोगे। नेहा ने तंज मारा। कुछ लोग किस्मत से नहीं, आदत से गरीब रहते हैं। देव बस शांत रहा। उसी वक्त रोहन का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, डैड कॉलिंग। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? आज? अभी? वह जल्दी से निकल गया। नेहा भी उसके पीछे भागी। दूर कोने में खड़ी थी कियारा शर्मा, नेहा की रूममेट। वह काफी देर से देव को देख रही थी। उसे देव की सादगी और शांत स्वभाव बहुत पसंद आया। बिजनेस वार और एक नई दोस्ती उधर,
पार्किंग में देव के फोन पर विक्रम देसाई का कॉल आया। सर, बजाज ग्रुप के शेयर अचानक 18% गिर गए हैं। किसी बड़े इन्वेस्टर ने अचानक अपने शेयर बेच दिए हैं। देव ने गहरी सांस ली। अभी कुछ मत करना, मैं खुद देखूंगा। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया। सर, जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। और उसके ठीक बाद एक और मैसेज आया, तुम ठीक हो ना? कियारा। देव मुस्कुराया। एक तरफ अनजान लोग उसकी रक्षा की कसम खा रहे थे, दूसरी तरफ एक लड़की बस उसकी फिक्र कर रही थी। उस रात से देव और कियारा के बीच एक गहरी दोस्ती शुरू हो गई। 5 स्टार का सरप्राइज। कुछ दिन बाद देव और कियारा शहर के एक 5 स्टार होटल पहुंचे। होटल की चमक दमक के बीच पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। ओह, तो अब 5 स्टार होटल भी आने लगे हो? नेहा, रोहन बजाज के साथ खड़ी थी। शायद आजकल 5 स्टार होटल में भी ऑफर चल रहे होंगे, रोहन ने ताना मारा। तभी होटल का मैनेजर खुद तेज कदमों से उनकी तरफ आया और हल्का झुकते हुए बोला, गुड इवनिंग सर, आपका प्राइवेट डाइनिंग तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। देव समझ गया कि विक्रम ने अपना काम कर दिया है। ये सब देखकर नेहा और रोहन शॉक में थे। मैनेजर ने बात संभालते हुए रोहन से कहा, सर, दरअसल आज हमारे होटल की एनिवर्सरी है। कुछ लकी कस्टमर्स को हमने सरप्राइज प्राइवेट डाइनिंग दिया है। देव और कियारा लग्जरी प्राइवेट रूम में चले गए। तुम सच में कौन हो? कियारा ने धीरे से पूछा। देव ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी किस्मत अचानक साथ दे देती है। सही समय आने पर सब बता दूंगा। और बाहर रोहन अपने फोन में किसी को कॉल लगा रहा था। मुझे उस लड़के की पूरी जानकारी चाहिए अभी। कहानी अब धीरे धीरे और बड़े राज की तरफ बढ़ रही थी। लाल फाइल और पुराना राज। अगली सुबह ठीक 8 बजे देव जब अपने आलीशान ऑफिस के केबिन में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे टेबल पर पड़ी। वहां सचमुच एक गहरे लाल रंग की फाइल रखी हुई थी। देव ने चारों तरफ देखा लेकिन केबिन में कोई नहीं था। उसने तुरंत विक्रम देसाई को अंदर बुलाया। विक्रम जी, ये फाइल यहां किसने रखी? देव ने गंभीर आवाज में पूछा। विक्रम ने फाइल को देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, ये फाइल तो लॉकर में होनी चाहिए थी। ये हमारे सिंघानिया ग्रुप का सबसे बड़ा और पुराना राज है। इसे प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। देव ने बिना वक्त गंवाए फाइल खोली। अंदर कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें थी। एक जलती हुई फैक्ट्री, देव के माता पिता की शादी की तस्वीर और सबसे नीचे एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर देव के पिता का नाम था, लेकिन मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं बल्कि स्लो पॉइजन, धीमा जहर लिखी हुई थी। देव की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी आंखों में खून उतर आया। इसका मतलब मेरे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें सोची समझी साजिश के तहत मारा गया था। विक्रम ने सिर झुका लिया। जी सर, और इस साजिश के पीछे कोई बाहरी नहीं बल्कि इस घर का ही कोई अपना है। आपके दादाजी भी इसी सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको इस गद्दी पर बैठाया। सिंह की मांद में सियार। उधर सिंघानिया मैंशन के एक खुफिया कमरे में देव के चाचा राजीव सिंघानिया और उनका बेटा आर्यन किसी से फोन पर बात कर रहे थे। राजीव के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा था। तुमने कहा था कि वो लड़का कभी मुंबई यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकल पाएगा। आज वो पूरे साम्राज्य का मालिक बनकर हमारी छाती पर बैठ गया है, राजीव फोन पर चिल्लाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, शांत रहो राजीव, देव को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। असली खिलाड़ी तो वो बूढ़ा दादाजी है। देव को जो 100 करोड़ का मैसेज गया था वो बैंक की गलती नहीं, मेरा पहला दांव था। मैं देखना चाहता था कि वो लड़का पैसे देखकर क्या करता है। अब वक्त आ गया है कि सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स को पूरी तरह क्रैश कर दिया जाए। कल की बोर्ड मीटिंग देव सिंघानिया की आखिरी मीटिंग होगी। राजीव ने मुस्कुराते हुए फोन काटा और आर्यन से कहा, बजाज ग्रुप के रोहन को फोन लगाओ। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। कल मीटिंग में देव को ऐसा झटका देंगे कि वो वापस डिलीवरी बॉय बनने लायक भी नहीं बचेगा। कैफे में मुलाकात और एक नया सुराग। दोपहर को देव थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए कॉलेज के पास वाले कैफे में बैठा था। तभी वहां कियारा आई। वो देव के चेहरे पर छाई चिंता को तुरंत भांप गई। देव, तुम कल के बाद से बहुत बदले बदले लग रहे हो। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने के बाद भी तुम्हारी आंखों में वो खुशी नहीं है, कियारा ने देव का हाथ धीरे से सहलाते हुए कहा। देव ने कियारा की आंखों में देखा। उसे लगा कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ कियारा ही है जो निस्वार्थ भाव से उसकी फिक्र करती है। कियारा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मुझे एक बहुत बड़े दलदल में धकेल दिया गया है जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। कियारा ने बिना डरे कहा। तो क्या हुआ देव? मैंने तुम्हारी सादगी से दोस्ती की थी, तुम्हारे 1000 करोड़ के साम्राज्य से नहीं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तभी कियारा के फोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और चौंक गई। देव, मेरी रूममेट नेहा इस वक्त रोहन बजाज और तुम्हारे चाचा राजीव सिंघानिया के बेटे आर्यन के साथ सिटी क्लब में बैठी है।
वो लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। देव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। चलो फिर खुद चलकर देखते हैं कि हमारे मेहमान हमारे लिए क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बोर्ड रूम का ड्रामा। अगली सुबह सिंघानिया टावर्स का मुख्य बोर्ड रूम। सभी बड़े इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स टेबल के चारों तरफ बैठे थे। देव मुख्य कुर्सी पर बैठा था और उसके ठीक बगल में दादाजी थे। तभी चाचा राजीव सिंघानिया खड़े हुए। पिताजी, आपने जिस देव को इस कंपनी का वारिस बनाया है वो इस गद्दी के लायक ही नहीं है। कल रात को ही सिंघानिया ग्रुप के मेन सर्वर से हमारी नई लॉजिस्टिक्स डील का डेटा लीक हो गया है और वो डेटा सीधे बजाज इंडस्ट्रीज के पास पहुंचा है। इस लापरवाही की वजह से हमारी कंपनी को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है, राजीव ने चिल्लाकर कहा। तभी रोहन बजाज और संजय बजाज बोर्ड रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। रोहन के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। बिल्कुल सही कहा राजीव अंकल ने। देव सिंघानिया, तुमने कल कॉलेज में बहुत बड़ा लेक्चर दिया था ना? आज उसी डील के दम पर तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर हमने मार्केट से औने पौने दाम में खरीद लिए हैं। अब हम इस कंपनी के पार्टनर हैं। पूरे बोर्ड रूम में हड़कंप मच गया। इन्वेस्टर्स देव पर चिल्लाने लगे, हमें ऐसा गैर जिम्मेदार लीडर नहीं चाहिए। देव को इस्तीफा देना होगा। बाजी पलट गई। देव अपनी कुर्सी से उठा। वह बिल्कुल शांत था। उसने विक्रम की तरफ देखा और सिर हिलाया। तभी बोर्ड रूम की बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आर्यन सिंघानिया रात के 2 बजे देव के केबिन में घुसकर लाल फाइल चुराने की कोशिश कर रहा था और नेहा बाहर खड़ी होकर निगरानी कर रही थी। यही नहीं, उसमें रोहन बजाज और राजीव सिंघानिया की कॉल रिकॉर्डिंग भी प्ले होने लगी जिसमें वो डेटा लीक करने की प्लानिंग कर रहे थे। रोहन और राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो दोनों कांपने लगे। तुमने क्या सोचा था रोहन, कि तुम सिंघानिया ग्रुप का डेटा चुरा लोगे? देव की आवाज में एक गजब का रौब था। जो डेटा तुमने चुराया है वो हमारी असली डील का था ही नहीं। वो एक फेक डेटा था जिसे मैंने खुद सर्वर पर डाला था ताकि मैं घर के गद्दारों को पकड़ सकूं। और जिस 20% शेयर को तुमने खरीदा है उसकी वैल्यू अब 0 हो चुकी है क्योंकि सिंघानिया ग्रुप ने सुबह ही एक नई सिस्टर कंपनी रजिस्टर कर ली है जिसमें हमारा सारा असली फंड ट्रांसफर हो चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो बजाज इंडस्ट्रीज कंगाल हो चुकी है। संजय बजाज ने गुस्से में अपने बेटे रोहन को एक जोरदार तमाचा मारा। बर्बाद कर दिया तूने मुझे। तभी पुलिस बोर्ड रूम में दाखिल हुई। विक्रम देसाई ने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर, आर्यन सिंघानिया, राजीव सिंघानिया और रोहन बजाज को डेटा चोरी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कीजिए। खेल अभी बाकी है। शाम को देव और दादाजी अकेले मैंशन में बैठे थे। दादाजी ने गर्व से देव के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता था देव, तुम सिंघानिया खून हो। तुमने आज साबित कर दिया। तभी अचानक दादाजी के मुंह से खून बहने लगा। वो अपनी छाती पकड़कर सोफे पर गिर पड़े। दादाजी, देव चिल्लाया। उसी वक्त देव का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। कैसा लगा देव सिंघानिया? गेम का दूसरा लेवल खत्म हुआ। तुमने छोटे मोहरों को तो जेल भेज दिया लेकिन असली शिकारी तो अब भी आजाद है। तुम्हारे दादाजी को भी वही जहर दिया गया है जो तुम्हारे पिता को दिया गया था। अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो आज रात 12 बजे मुंबई के पुराने शिपयार्ड पर अकेले आओ, बिना पुलिस और बिना विक्रम के। वरना कल सुबह तुम सिंघानिया ग्रुप के आखिरी वारिस के साथ साथ आखिरी इंसान भी बन जाओगे। कॉल कट गया। देव ने दादाजी की तरफ देखा जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में अब सिर्फ तबाही का मंजर था। उसने अपनी पुरानी बाइक की चाबी उठाई और शिपयार्ड की तरफ निकल पड़ा। पुराना शिपयार्ड और मौत का सन्नाटा। रात के ठीक 12:15 बज रहे थे। समंदर की लहरें पुरानी गोदियों और जंग लगे जहाजों से टकराकर भयानक आवाजें कर रही थी। देव अपनी पुरानी बाइक से शिपयार्ड के गेट पर पहुंचा। चारों तरफ घुप्पर अंधेरा था। सिर्फ एक पुराने कंटेनर के पास एक पीली लाइट जल रही थी। देव ने बाइक खड़ी की और आगे बढ़ा। मैं आ गया हूं, बाहर निकलो। कायरों की तरह अंधेरे में छुपने की जरूरत नहीं है। देव की आवाज पूरे शिपयार्ड में गूंजी। तभी कंटेनर के पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई और उस चेहरे को देखकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम? देव की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ब्लैक सूट पहने, हाथ में सिगार लिए कोई और नहीं बल्कि विक्रम देसाई खड़ा था। सिंघानिया ग्रुप का सबसे वफादार मैनेजर, जिस पर देव और उसके दादाजी आंख बंद करके भरोसा करते थे। वफादार के पीछे का भेड़िया, चूक गए ना देव बाबू? विक्रम ने एक ठंडी और कमीनी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे दादाजी को वो लाल फाइल तुम्हारी टेबल पर अचानक मिल गई? वो फाइल मैंने ही वहां रखवाई थी ताकि तुम अपने सगे चाचा और भाई को खुद अपने हाथों से जेल भिजवा दो। राजीव और आर्यन तो सिर्फ लालची मूर्ख थे, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। देव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची। विक्रम जी, आपने मेरे दादाजी के साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा धोखा क्यों किया?
मेरे पिता को क्यों मारा? क्योंकि इस 1000 करोड़ के साम्राज्य पर पहला हक मेरा था। विक्रम चिल्लाया, उसकी आंखों में बरसों की नफरत साफ दिख रही थी। तुम्हारे दादाजी ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मेरी वफादारी का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वसीयत की बात आई तो उन्होंने मेरे जैसे बाहरी को छोड़कर तुम्हारे भगोड़े पिता को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारे पिता को रास्ते से हटाया ताकि राजीव को गद्दी मिले और मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकूं। लेकिन बूढ़े ने तुम्हें ढूंढ निकाला, इसलिए मैंने ये गेम रचा। देव ने आगे बढ़ने की कोशिश की। दादाजी का एंटीडोट, जहर का काट, कहाँ है विक्रम? विक्रम ने जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली जिसमें नीला लिक्विड था। ये रहा एंटीडोट, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। सिंघानिया ग्रुप की सारी पावर और प्रॉपर्टी मेरे नाम, वरना तुम्हारे दादाजी अगले 20 मिनट में दम तोड़ देंगे। जाल के अंदर जाल। देव ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अचानक वो डर गायब हो गया जो विक्रम देखना चाहता था। देव के होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई। विक्रम जी, आपने एक बात नोटिस नहीं की? मैं भले ही आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, लेकिन रात में मुंबई की गलियों में भटकने वाला वो डिलीवरी बॉय आज भी मेरे अंदर जिंदा है। और एक डिलीवरी बॉय कभी भी बिना तैयारी के किसी अनजान एड्रेस पर नहीं जाता। क्या मतलब? विक्रम के माथे पर शिकन आई। तभी शिपयार्ड के चारों तरफ से तेज फ्लड लाइट्स ऑन हो गईं। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई अंदर घुस आईं। उनके ठीक पीछे एक लग्जरी कार रुकी और उसमें से कोई और नहीं बल्कि खुद कियारा बाहर निकली। उसके साथ पुलिस कमिश्नर थे। तुम्हें क्या लगा विक्रम कि देव तुम्हारी धमकियों से डर जाएगा? कियारा ने आगे आकर कहा। जब देव घर से निकल रहा था उसने मुझे सब बता दिया था। और जो एंटीडोट तुम दिखा रहे हो, देव ने अपनी शर्ट के कॉलर में छुपा एक छोटा सा वायरलेस माइक और कैमरा बाहर निकाला। तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारा कबूलनामा सीधे पुलिस हेडक्वार्टर और मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था विक्रम। गेम ओवर, आखिरी दांव और बड़ा धमाका। विक्रम ने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। उसकी आंखों में पागलपन छा गया। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। अगर मैं डूबूंगा तो सबको लेकर डूबूंगा। मैंने इस पूरे शिपयार्ड में आरडीएक्स लगा रखा है। उसने रिमोट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगली बटन पर जाती, अंधेरे से एक गोली चली। गोली सीधे विक्रम के हाथ पर लगी और रिमोट दूर जा गिरा। सबने मुड़कर देखा। शिपयार्ड की क्रेन के ऊपर एक शूटर की पोजीशन में कोई खड़ा था। जैसे ही वो रोशनी में आया, देव के होश उड़ गए। वो रोहन बजाज था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार देव के लिए नफरत नहीं बल्कि एक अलग ही एहसास था। रोहन ने नीचे आकर पुलिस के सामने हाथ खड़े कर दिए। उसने देव की तरफ देखा और कहा, देव, तुमने मेरे पिता की कंपनी बर्बाद कर दी। मुझे लगा मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी कंपनी का डेटा लीक करने और मेरे पिता को भड़काने के पीछे इस विक्रम का हाथ था जिसने मेरे परिवार का इस्तेमाल किया, तो मुझे समझ आया कि असली दुश्मन कौन है। तुमने मेरे पिता को थप्पड़ खाने से नहीं बचाया, लेकिन तुमने मुझे एक गद्दार का गुलाम बनने से बचा लिया। ये गोली उसी का हिसाब है। पुलिस ने जख्मी विक्रम को दबोच लिया और उसके हाथ से एंटीडोट की शीशी छीनकर देव को सौंप दी। एक नई सुबह, एक नया सवेरा। ठीक 20 मिनट बाद देव मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू रूम में था। डॉक्टरों ने दादाजी को एंटीडोट दे दिया था। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए, मिस्टर देव, आपके दादाजी अब खतरे से बाहर हैं। सही समय पर दवा मिलने से उनकी जान बच गई। देव ने राहत की सांस ली। तभी उसके पीछे आकर कियारा खड़ी हो गई। उसने देव के कंधे पर अपना सिर रखा। सब ठीक हो गया देव, तुम्हारी जंग खत्म हुई। देव ने कियारा का हाथ थाम लिया। नहीं कियारा, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब तो इस साम्राज्य को सच्चाई और ईमानदारी से चलाने की शुरुआत हुई है, और इस सफर में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कियारा ने शर्माते हुए अपनी आंखें झुका ली। दूर कैंटीन के कोने में नेहा चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। उसके हाथ में अब भी देव का वो पुराना डिलीवरी बैग था जिसे वो कभी देव की औकात याद दिलाने के लिए फेंक चुकी थी। उसने रोते हुए उस बैग को चूमा और हमेशा के लिए देव की जिंदगी से दूर चली गई। एपिलॉग, शब्दों की दुनिया से विदा। कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी मुंबई की रात थी, लेकिन इस बार देव अपनी पुरानी बाइक पर नहीं बल्कि एक आलीशान ऑफिस की छत पर खड़ा था। उसने अपना फोन निकाला, नोट्स ऐप खोला जहां कभी उसने लिखा था, एक दिन अपनी कंपनी बनानी है, और उस लाइन के आगे एक टिक मार्क लगा दिया। तभी उसके फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। यह उसके उसी यूट्यूब चैनल का था जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। देव ने माइक्रोफोन ऑन किया और अपनी भारी शांत आवाज में रिकॉर्डिंग शुरू की। तो गेट द सिंडिकेट, जेल की सलाखें और एक नया मोहरा। मुंबई की सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में अंधेरा पसरा हुआ था। विक्रम देसाई बैरक के कोने में बैठा था। उसके हाथ पर अभी पट्टी बंधी हुई थी जहां रोहन बजाज ने गोली मारी थी। उसकी आंखों में देव के लिए नफरत की आग अभी सुलग रही थी। तभी जेल का भारी लोहे का दरवाजा खुला।
एक जेलर अंदर आया और अदब से झुक गया। उसके पीछे एक शख्स ब्लैक ओवरकोट पहने अंदर दाखिल हुआ, चेहरे पर महंगा चश्मा और हाथ में सिगार। विक्रम, मैंने तुमसे कहा था कि सिंघानिया खानदान के खून को कमतर मत आंकना, उस शख्स की भारी आवाज गूंजी। विक्रम ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर खौफ और राहत के मिले जुले भाव आ गए। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। देव उम्मीद से ज्यादा शातिर निकला। उसने पुलिस और मीडिया को लाइव फीड दे दी थी। रहस्यमयी बॉस ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए एक लिफाफा विक्रम के सामने फेंक दिया। ये तुम्हारी बेल के पेपर्स हैं। पुलिस और कानून सिंघानिया ग्रुप के सामने झुक सकते हैं, लेकिन हमारे सिंडिकेट के सामने नहीं। देव को लगता है कि उसने गेम जीत लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने सिर्फ एक लेवल पार किया है। असली गेम लेवल 3, द सिंडिकेट, अब शुरू होगा। नया बिजनेस और एक अजीब धमकी। उधर सिंघानिया टावर्स के हेडक्वार्टर में सुबह की धूप कांच की खिड़कियों से छनकर आ रही थी। देव अब पूरी तरह बदल चुका था। नीली शर्ट की जगह अब उसने एक परफेक्ट 3-पीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर एक मैच्योर लीडर का आत्मविश्वास था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और कियारा अंदर आई। वो अब सिंघानिया ग्रुप की नई चीफ ऑपरेशंस हेड बन चुकी थी। गुड मॉर्निंग सर। आज हमारी नई लॉजिस्टिक्स ऐप रफ्तार का लॉन्च है, जिसने मार्केट में आते ही बजाज और बाकी कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दिया है। कियारा ने मुस्कुराते हुए फाइल टेबल पर रखी। देव ने मुस्कुराकर कियारा का हाथ थाम लिया। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है कियारा। अगर तुम उस रात शिपयार्ड में पुलिस लेकर नहीं आती तो शायद आज मैं। तभी देव के लैपटॉप की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। पूरा सिस्टम हैक हो गया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश होने लगा, बधाई हो देव सिंघानिया। रफ्तार ऐप तो लॉन्च हो गई, लेकिन क्या तुम्हारी रफ्तार उस मौत से तेज है जो तुम्हारे दादाजी की तरफ बढ़ रही है? आज रात 8 बजे तुम्हारी कंपनी के 50% शेयर्स हमारे नाम ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना कल का सूरज सिंघानिया मैंशन में मातम लेकर आएगा। द सिंडिकेट। देव का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी टीम को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंशन पर हमला और रोहन की वापसी शाम के 7:30 बजे। सिंघानिया मैंशन के बाहर अचानक 3 काली एसयूवी आकर रुकी। उनमें से नकाबपोश और हथियारों से लैस गुंडे बाहर निकले। उन्होंने मैंशन के गार्ड्स को तुरंत काबू में कर लिया। कमरे के अंदर दादाजी सोफे पर बैठे थे, तभी मुख्य दरवाजा टूटकर गिरा। गुंडे अंदर घुस आए। उनका लीडर दादाजी की तरफ बंदूक तानकर बढ़ा, बूढ़े, तेरी जिंदगी का वक्त पूरा हुआ था। अचानक 2 गोलियां चली, लेकिन वो गुंडों की तरफ से नहीं थी। हॉल की बालकनी से कोई नीचे कूदा। वो रोहन बजाज था। रोहन के हाथ में पिस्तौल थी। उसने तुरंत 2 गुंडों को ढेर कर दिया। रोहन ने दादाजी के सामने आकर पोजीशन ली। दादाजी, आप अंदर छुपिए। तभी देव और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मैंशन के अंदर घुसी। पुलिस को देखकर बाकी गुंडे अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग निकले। देव भागता हुआ अंदर आया और दादाजी को गले लगा लिया। दादाजी, आप ठीक तो हैं ना? दादाजी ने रोहन की तरफ इशारा किया। अगर आज ये लड़का सही वक्त पर नहीं आता तो मैं नहीं बचता देव। देव ने रोहन की तरफ देखा। रोहन ने पिस्तौल जेब में रखी और गंभीर आवाज में कहा, देव, मुझे जेल से खबर मिली थी कि विक्रम देसाई को दोपहर ही बेल पर रिहा कर दिया गया है, और उसे रिहा कराने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। वो द सिंडिकेट का ग्लोबल हेड है, मदन बजाज, यानी मेरे सगे ताऊजी। रिश्तों का महाजाल। रोहन की बात सुनकर देव और कियारा दंग रह गए। तुम्हारे ताऊजी? देव ने पूछा। हाँ, रोहन ने सिर झुकाते हुए कहा। 20 साल पहले मेरे पिता और तुम्हारे पिता ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मेरे ताऊजी मदन बजाज ने उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता ने इसका विरोध किया था, इसलिए मदन बजाज ने विक्रम देसाई के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटा दिया। मेरे पिता सिर्फ एक मोहरा थे। असली मास्टरमाइंड मदन बजाज है, जो अब तक दुबई में छुपा था और अब वो भारत वापस आ गया है, सिंघानिया और बजाज दोनों साम्राज्यों को निगलने के लिए। कियारा ने देव का हाथ पकड़ा। देव, इसका मतलब हमारे सामने जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा है। उसके पास पैसा, पावर और अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट दोनों है। देव की आंखों में डर की जगह एक खूंखार चमक आ गई। उसने अपना कोट उतारा और आस्तीने चढ़ाते हुए बोला, उसने अब तक सिर्फ सिंघानिया ग्रुप के वारिस को देखा है, अब वो मुंबई के उस डिलीवरी बॉय को देखेगा जो जब जिद पर आता है तो रास्ता खुद नहीं ढूंढता, रास्ता बना देता है। रोहन, क्या तुम इस जंग में मेरा साथ दोगे? रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने पिता के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, देव। सीक्रेट किंग की अगली चाल रात के 11:30 बजे मुंबई के समंदर के बीचों बीच एक आलीशान यॉट तैर रही थी। यॉट के डेक पर मदन बजाज खड़ा था। उसके पास ही विक्रम देसाई हाथ बांधे खड़ा था। तभी मदन बजाज का फोन बजा। उसने फोन उठाया। हेलो देव सिंघानिया।
मेंशन का ट्रेलर कैसा लगा? दूसरी तरफ से देव की शांत और कड़क आवाज आई, मदन बजाज। ट्रेलर अच्छा था, लेकिन मुझे फिल्में पूरी देखने का शौक है। तुमने मेरे पिता को मारा, मेरे दादाजी पर हाथ डाला, अब गिनती शुरू कर लो। मदन बजाज हंसा, बच्चे, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स कल सुबह तक आधे हो जाएंगे। गलतफहमी में मत जियो मदन, देव ने कहा। जिस रफ्तार ऐप को तुमने हैक किया था वो एक ट्रैप था। उस हैकिंग के जरिए मेरी साइबर टीम ने तुम्हारे दुबई और स्विट्जरलैंड के उन सारे बेनामी अकाउंट्स का पता लगा लिया है जहां तुमने सिंडिकेट का काला धन छुपा रखा था। इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एड तुम्हारे सारे अकाउंट सीज कर रही है। अब तुम्हारे पास ना तो पैसा बचा है और ना ही भागने का रास्ता। मदन बजाज के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को देखा, जिसने टैबलेट पर चेक करके डरते हुए सिर हिलाया। सारे अकाउंट सचमुच फ्रीज हो चुके थे। देव, मदन बजाज गुस्से में चिल्लाया। मिलते हैं मदन बजाज। खेल के आखिरी मैदान में देव ने फोन काट दिया। समंदर का तूफान और आखिरी दाम मदन बजाज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके सारे बेनामी अकाउंट सीज हो चुके थे और सिंडिकेट का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। यॉट पर खड़ा मदन गुस्से में पागल हो रहा था। विक्रम, उस लड़के को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अपनी पूरी ताकत लगा दो, मुझे देव सिंघानिया का सिर चाहिए। मदन बजाज दहाड़ा। विक्रम ने अपनी बंदूक लोड की और चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान लाते हुए बोला, चिंता मत कीजिए बॉस, मैंने बैकअप प्लान तैयार रखा है। देव को हमारी लोकेशन का पता चल चुका है, वो यहां जरूर आएगा। और इस बार वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ कियारा और रोहन भी होंगे। मैंने पूरे यॉट पर टाइमर बम फिट कर दिया है। वो जैसे ही पैर रखेंगे ये समंदर उनकी कब्र बन जाएगा। ब्लैक नाइट ऑपरेशन उधर मुंबई के कोस्टलाइन पर देव, रोहन और पुलिस की एक स्पेशल टेक्टिकल टीम 2 हाई स्पीड स्पीडबोट्स पर सवार थे। समंदर की लहरें ऊंची उठ रही थी और हवाएं तेज थी। रोहन ने दूरबीन से देखते हुए कहा, देव, सामने मदन बजाज की यॉट दिख रही है, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं है। यह एक ट्रैप हो सकता है। देव ने अपने जैकेट की चेन बंद की और शांत आवाज में कहा, ट्रैप है, यह मैं भी जानता हूं रोहन, लेकिन जब तक मदन बजाज और विक्रम सलाखों के पीछे या जमीन के नीचे नहीं जाते, मेरे परिवार और कियारा की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहेगा। हमें अंदर घुसना ही होगा। तभी देव के फोन पर कियारा का कॉल आया, जो सिंघानिया टावर्स के कमांड सेंटर से पुलिस के साथ उनके ऑपरेशन को ट्रैक कर रही थी। देव, संभल कर, हमारे सैटेलाइट रडार से पता चला है कि उस यॉट पर कुछ अजीब सिग्नल्स हैं। वहां बम हो सकता है। भरोसा रखो कियारा, मैं वापस आऊंगा, देव ने कहा और बोट की रफ्तार बढ़ा दी। मौत के जाल में एंट्री कमांडो टीम के साथ देव और रोहन चुपचाप यॉट के पिछले हिस्से से ऊपर चढ़ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे मुख्य डेक पर पहुंचे, अचानक चारों तरफ से लाइट्स ऑन हो गईं और सिंडिकेट के बचे केची शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। था 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 कवलो, रोहन चिल्लाया और एक स्टील के कंटेनर के पीछे छुपकर जवाबी फायरिंग करने लगा। कमांडो टीम ने मोर्चा संभाल लिया और एक एक करके सिंडिकेट के गुंडों को ढेर करना शुरू किया। देव बिना डरे सीधे मुख्य केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा लात मारकर खोला, अंदर मदन बजाज खड़ा था और उसके ठीक बगल में विक्रम देसाई ने टाइमर का रिमोट पकड़ रखा था। स्क्रीन पर रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। 3 बजे मिनट बाकी थे। आओ देव सिंघानिया, अपने दादा का एंटीडोट तो ले गए, लेकिन अपनी मौत का क्या करोगे? विक्रम ने रिमोट दिखाते हुए कहा। सिर्फ 3 मिनट और यह पूरी यॉट हवा में उड़ जाएगी। आखिरी मुकाबला, खून और इंसाफ। विक्रम जी, खेल बहुत खेल लिया आपने, अब सजा का वक्त है, देव ने कड़क आवाज में कहा और बिना वक्त गंवाए विक्रम पर झपट्टा मार दिया। विक्रम ने देव के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और एक जोरदार किक उसकी छाती पर मारी। विक्रम पीछे जाकर गिरा, लेकिन उसने तुरंत संभलकर अपनी चाकू निकाल ली। उधर रोहन केबिन के अंदर घुसा और उसने मदन बजाज को दबोच लिया। ताऊजी, आपके पापों का घड़ा भर चुका है, अब और नहीं। रोहन और मदन के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। केबिन में जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। टाइमर तेजी से नीचे गिर रहा था। 1:30 बजे मिनट। विक्रम ने देव के कंधे पर चाकू से वार किया। देव के सूट से खून बहने लगा, लेकिन देव ने दर्द की परवाह किए बिना विक्रम का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से दे मारा। यह मेरे पिता के लिए। देव ने एक जोरदार घूसा मारा। यह मेरे दादाजी के लिए। दूसरा घूसा। विक्रम के मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। देव ने उसके हाथ से बम का रिमोट छीन लिया। टिक टिक, आखिरी सेकंड्स। रोहन, मदन को पकड़ो, हमें यहां से निकलना होगा। टाइमर डिफ्यूज नहीं हो सकता, यह अंदरूनी सिस्टम से लॉक्ड है, देव ने चिल्लाकर कहा। टाइमर पर सिर्फ 45 सेकंड बचे थे।
रोहन ने मदन बजाज के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे खींचते हुए बाहर लाया। कमांडो टीम ने विक्रम को उठा लिया था। सबने यॉट के डेक से सीधे नीचे खड़ी स्पीडबोट पर छलांग लगा दी। बोट स्टार्ट करो, तेजी से दूर ले जाओ, देव ने चिल्लाकर कहा। स्पीडबोट पूरी ताकत से यॉट से दूर भागने लगी। 10, 9, 8। देव ने कियारा का चेहरा याद किया। 3, 2, 1। बूम! एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका हुआ। समंदर के बीचों बीच मदन बजाज की आलीशान यॉट आग के एक बहुत बड़े गोले में बदल गई। धमाके का शॉकवेव इतना तेज था कि देव की स्पीडबोट हवा में उछल गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो पलटने से बच गई। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। सिंडिकेट का आखिरी किला समंदर की गहराई में दफन हो चुका था। एक नई सल्तनत, न्याय का उदय अगली सुबह। मुंबई की सुबह हमेशा की तरह ताजी और खूबसूरत थी। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने भारी पुलिस बल तैनात था। कमिश्नर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मदन बजाज और विक्रम देसाई को कोर्ट के आदेश पर सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, इस बार बिना किसी बेल के चांस के। सिंघानिया टावर्स के कॉन्फ्रेंस रूम में मीडिया का हुजूम उमड़ा हुआ था। देव स्टेज पर आया। उसके बगल में दादाजी गर्व से मुस्कुरा रहे थे और उनके साथ कियारा और रोहन बजाज खड़े थे। देव ने माइक संभाला। नमस्कार दोस्तों, सिंघानिया ग्रुप ने पिछले कुछ दिनों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि सिंघानिया ग्रुप और बजाज इंडस्ट्रीज अब एक होने जा रहे हैं। हम मिलकर एक नया फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, उड़ान फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मुंबई के हर उस डिलीवरी बॉय, हर उस गरीब छात्र की पढ़ाई और बिजनेस का खर्च उठाएगा जिसके सपने हालातों की वजह से टूट जाते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा टीवी स्क्रीन पर ये लाइव न्यूज देख रही थी। उसने मुस्कुराकर टीवी बंद किया और एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी। उसने भी देव से सीखकर मेहनत का रास्ता चुन लिया था। आखिरी अल्फाज शाम को सिंघानिया मैंशन की छत पर देव और कियारा खड़े थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और नीचे मुंबई शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। कियारा ने देव की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और गर्व साफ था। तो मिस्टर देव सिंघानिया, आखिरकार आपने अपने साम्राज्य को बचा ही लिया। देव ने मुस्कुराकर कियारा को अपने करीब खींचा। मैंने साम्राज्य नहीं बचाया कियारा, मैंने अपनी दुनिया बचाई है, और मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। उसने अपना फोन निकाला, अपने उसी यूट्यूब चैनल का रिकॉर्डिंग बटन दबाया और अपनी आखिरी लाइंस रिकॉर्ड की। राख से जन्मा नया विलेन। मुंबई के समंदर में मदन बजाज की यॉट भले ही जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन सिंडिकेट की जड़ें सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं थी। दुबई के एक आलीशान स्काईस्क्रेपर, गगनचुंबी इमारत के टॉप फ्लोर पर अंधेरा छाया हुआ था। वहां एक बड़ी सी स्क्रीन पर देव, कियारा और रोहन की तस्वीरें लगी हुई थी। एक आदमी ब्लैक लेदर चेयर पर बैठा हुआ सिगार सुलग रहा था। तभी उसके फोन पर एक रिंग बजी। बॉस, मदन बजाज और विक्रम देसाई पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। भारत में सिंडिकेट का नामो निशान मिट गया है। फोन पर एक घबराई हुई आवाज आई। उस आदमी ने सिगार का धुआं हवा में छोड़ा और कुर्सी घुमाई। उसके चेहरे पर एक पुराना गहरा कट का निशान था। वह था रुद्र प्रताप सिंह, मदन बजाज का असली आका और एशिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड बिजनेस नेटवर्क का किंगपिन। मदन और विक्रम सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। रुद्र प्रताप की ठंडी आवाज गूंजी। असली जंग तो अब शुरू होगी। देव सिंघानिया को लगता है कि उड़ान फाउंडेशन बनाकर वो मसीहा बन जाएगा। उसकी इसी अच्छाई को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। हमारी नई ड्रग और आर्म्स कंसाइनमेंट, हथियारों की खेप, प्रोजेक्ट शैडो को उड़ान फाउंडेशन के ट्रकों के जरिए ही भारत के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा। देव खुद अपने हाथों से अपना साम्राज्य तबाह करेगा। उड़ान फाउंडेशन और एक नया चेहरा उधर मुंबई में उड़ान फाउंडेशन का नया हेड ऑफिस बनकर तैयार था। देव अपने केबिन में बैठा नए प्रोजेक्ट्स की फाइल्स देख रहा था। तभी कियारा एक खूबसूरत सी लड़की के साथ अंदर दाखिल हुई। देव, मिलो इनसे। ये हैं अंजलि शर्मा। ये हमारे फाउंडेशन की नई लॉजिस्टिक्स हेड हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है और हमारे ट्रकों और डिलीवरी नेटवर्क को पूरे देश में मैनेज करेंगी। कियारा ने परिचय कराया। अंजलि ने मुस्कुराकर देव से हाथ मिलाया। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। मैंने आपकी कहानी सुनी है। आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू अंजलि। हमारा मकसद हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना है और इसमें आपकी लॉजिस्टिक्स की समझ हमारे बहुत काम आएगी। अंजलि के चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही देव और कियारा की नजर हटी, उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। वो कोई आम मैनेजर नहीं, बल्कि रुद्र प्रताप की भेजी हुई सिंडिकेट की सबसे खतरनाक स्लीपर सेल एजेंट थी। आधी रात का धोखा, कुछ ही हफ्तों में उड़ान फाउंडेशन के ट्रक पूरे भारत में मेडिकल और शिक्षा का सामान पहुंचाने लगे। लेकिन देव को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अंजलि की देखरेख में उन्हीं ट्रकों के गुप्त केबिनों में करोड़ों के अवैध हथियार और ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे थे। एक रात
रोहन बजाज अपने कुछ पुराने सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर उड़ान फाउंडेशन के मुख्य वेयरहाउस गोदाम का मुआयना करने पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। रोहन ने देखा कि एक ट्रक में कुछ अजीब बक्से लोड किए जा रहे थे जिन पर मेडिकल किट्स लिखा था, लेकिन वो बहुत भारी थे। रोहन ने चुपके से एक बक्से को खोला और उसके होश उड़ गए। अंदर अत्याधुनिक गन्स और ड्रग्स के पैकेट्स थे। ये कैसे हो सकता है? देव के फाउंडेशन में ये सब? रोहन ने तुरंत अपना फोन निकाला और देव को कॉल लगाने की कोशिश की। खचाक! तभी पीछे से किसी ने रोहन के सिर पर बंदूक की बट से जोरदार वार किया। रोहन का फोन हाथ से छूटकर गिर गया और वो बेहोश हो गया। पीछे अंजलि खड़ी थी जिसके हाथ में बंदूक थी। बहुत जल्दी समझ गए बजाज बाबू, लेकिन अब देर हो चुकी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। जाल में फंसा देव सिंघानिया। अगली सुबह देव अपने मैंशन में दादाजी के साथ चाय पी रहा था, तभी अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उड़ान फाउंडेशन के ट्रकों से देशव्यापी ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध सामान जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद देव सिंघानिया है। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, मैंशन के बाहर दर्जनों पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया के ऑफिसर्स भारी फोर्स के साथ अंदर घुस आए। देव सिंघानिया, आपको देशद्रोह और अवैध तस्करी के आरोप में अरेस्ट किया जाता है, ऑफिसर ने वारंट आगे बढ़ाते हुए कहा। देव ने कियारा की तरफ देखा जो रो रही थी। कियारा, मैंने कुछ नहीं किया, यह कोई बहुत बड़ी साजिश है। दादाजी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। पुलिस देव को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी। तभी देव की नजर कोने में खड़ी अंजलि पर पड़ी जो चुपचाप मुस्कुरा रही थी। देव सब समझ गया, दुश्मन बदल चुका था और इस बार हमला सीधे उसकी पीठ पर हुआ था। जेल का सन्नाटा और एक सीक्रेट मैसेज देव को मुंबई की सबसे सुरक्षित कालकोठरी में बंद कर दिया गया। मीडिया से लेकर जनता तक, जो कल तक देव को अपना मसीहा मानती थी, आज उसे देशद्रोही कह रही थी। रोहन का भी कोई अता पत्ता नहीं था। रात के 2 बजे देव जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ अपनी किस्मत पर सोच रहा था। तभी एक जेल गार्ड चुपके से उसकी बैरक के पास आया। उसने चारों तरफ देखा और सलाखों के बीच से एक छोटा सा चिट कागज का टुकड़ा देव की तरफ फेंक दिया। देव ने तुरंत उस कागज को खोला। उस पर लिखा था, देव, रोहन सिंडिकेट के कब्जे में है। अंजलि ही रुद्र प्रताप सिंह की मोहरी है। तुम्हें यहां से निकलना होगा, वरना 48 घंटे के अंदर उड़ान फाउंडेशन के जरिए देश में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कोर्ट का इंतजार मत करो। कियारा, चिट के साथ ही गॉड ने चुपके से बैरक की चाबी देव के हाथ में थमा दी। वो गॉड असल में देव का वफादार था जिसे कियारा ने पैसे देकर बदला था। देव ने चाबी देखी। उसकी आंखों में अब कोई पछतावा या दर्द नहीं था, बल्कि वही पुरानी जिद वापस आ चुकी थी। उसने बैरक का ताला खोला, गॉड की वर्दी पहनी और अंधेरी रात में जेल की दीवार फांदकर बाहर निकल गया। सामने एक पुरानी बाइक खड़ी थी जिसकी चाबी हैंडल पर ही थी। देव ने बाइक स्टार्ट की और मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें करने लगा। डिलीवरी बॉय एक बार फिर अपने असली रूप में आ चुका था, लेकिन इस बार उसे खाना नहीं, देश और अपने सम्मान को डिलीवर करना था। आगे क्या होगा? क्या देव अकेले रुद्र प्रताप सिंह और अंजलि के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? फरारी और सीक्रेट कमांड सेंटर जेल से भागने के बाद पूरे देश की पुलिस देव सिंघानिया की तलाश में थी। शहर के हर नाके पर चेकिंग चल रही थी, लेकिन देव मुंबई की उन गलियों को अच्छी तरह जानता था जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं पहुंच सकते थे। वो सीधे धारावी के एक पुराने बंद पड़े गोदाम में पहुंचा जिसे कियारा ने उसका सीक्रेट कमांड सेंटर बना दिया था। जैसे ही देव ने अंदर कदम रखा, कियारा दौड़कर उससे लिपट गई। देव, तुम ठीक तो हो ना? मुझे डर था कि कहीं। मैं ठीक हूं कियारा, देव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। रोहन कहाँ है और अंजलि की अगली चाल क्या है? कियारा ने तुरंत बड़े मॉनिटर्स ऑन किए जिन पर उड़ान फाउंडेशन के ट्रकों का लाइव सैटेलाइट मैप चल रहा था। देव, रोहन को इन लोगों ने मुंबई पोर्ट के पास एक पुराने कोल्ड स्टोरेज में बंधक बना रखा है। और अंजलि, वह आज रात को प्रोजेक्ट शैडो की आखिरी और सबसे बड़ी खेप को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने वाली है। उस खेप में सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि आरडीएक्स है, जिससे देश के मुख्य शहरों को दहलाने की साजिश है। देव का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मेरे देश पर हाथ डालने की गलती की है। रोहन को बचाना और उस कंसाइनमेंट को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। कोल्ड स्टोरेज का खूनी खेल रात के 12:30 बज रहे थे। मुंबई पोर्ट के पास स्थित अल्फा कोल्ड स्टोरेज के बाहर सिंडिकेट के हथियारबंद गुंडे पहरा दे रहे थे। अंदर का तापमान -डिग्री में था, जहां रोहन बजाज को एक लोहे की कुर्सी से बांधकर रखा गया था। ठंड की वजह से रोहन का शरीर नीला पड़ रहा था। सामने अंजलि शर्मा खड़ी थी, उसके हाथ में रोहन का वही फोन था।
तुम्हारा दोस्त देव तो जेल से भाग गया रोहन, लेकिन वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो इस वक्त अपनी जान बचाता फिर रहा है। तुम देव को नहीं जानती अंजलि, रोहन ने कांपते हुए होठों से मुस्कुराने की कोशिश की। वो जब डिलीवर करने आता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। धड़ाम। तभी कोल्ड स्टोरेज का मुख्य वेंटिलेशन फैन टूटकर गिरा और घने कोहरे के बीच से देव ने अंदर एंट्री की। गुंडों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन देव ने फुर्ती से एक गुंडे को दबोच लिया और उसकी गन छीनकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। ठा ठा ठा। रोहन को कवर करते हुए देव ने कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद 5 शूटरों को ढेर कर दिया। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन देव ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया और उसकी बंदूक दूर फेंक दी। खेल खत्म अंजलि, देव ने कड़क आवाज में कहा। अंजलि हंसने लगी। मेरा खेल खत्म हो सकता है देव, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह का नहीं। इस वक्त उड़ान फाउंडेशन के 50 ट्रक आरडीएक्स लेकर मुंबई से निकल चुके हैं। तुम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। देव ने तुरंत रोहन की रस्सियां काटी। रोहन ने खड़े होकर अंजलि की तरफ देखा। तुमने सोचा था कि हम सिर्फ ट्रकों को रोकेंगे? देव, मैंने बेहोश होने से पहले ही अपने खास सोर्सेज को उन ट्रकों के नंबर भेज दिए थे। हाईवे पर महासंग्राम। देव, रोहन और कियारा ने तुरंत एनआई निया के चीफ को एक खुफिया एनक्रिप्टेड लाइन पर कॉल किया और उन्हें अंजलि के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग भेजी। सच सामने आते ही एनआई के चीफ ने देव से माफी मांगी और तुरंत पूरे नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। रुद्र प्रताप सिंह का सबसे खास ट्रक, जिसमें मुख्य डेटोनेटर बम एक्टिव करने का रिमोट था, वह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तेजी से भाग रहा था। उसे खुद रुद्र प्रताप का दायां हाथ चला रहा था। देव और रोहन ने एक मॉडिफाइड स्पोर्ट्स एसयूवी से उस ट्रक का पीछा करना शुरू किया। एक्सप्रेसवे पर हवाएं चीख रही थीं। देव ने गाड़ी की रफ्तार 160 के पार पहुंचा दी। रोहन, गाड़ी का हैंडल संभालो, देव ने चिल्लाकर कहा। रोहन ने स्टीयरिंग पकड़ा और देव गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला। उसने अपनी पिस्तौल से ट्रक के टायरों पर निशाना साधा। ठा ठा। ट्रक का पिछला टायर फट गया और वह लहराने लगा, लेकिन ड्राइवर ने नियंत्रण नहीं खोया और उसने देव की गाड़ी को टक्कर मारनी शुरू कर दी। देव ने बिना सोचे समझे चलती गाड़ी से सीधे भागते हुए ट्रक के पिछले हिस्से पर छलांग लगा दी। वो ट्रक के हुक को पकड़कर लटक गया। नीचे सड़क दहक रही थी। देव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक के ऊपर चढ़ गया। वो रेंगते हुए ड्राइवर के केबिन की तरफ बढ़ा, कांच तोड़ा और अंदर घुस गया। ड्राइवर ने देव पर हमला किया। दोनों के बीच चलती हुई मौत की गाड़ी में भयंकर लड़ाई हुई। देव ने एक जोरदार पंच मारकर ड्राइवर को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और खुद ब्रेक पर पैर मारा। ट्रक घिसकता हुआ हाईवे के बीचों बीच रुक गया। देव ने तुरंत पीछे जाकर बक्सा खोला और आरडीएक्स के मेन टाइमर वायर को काट दिया। पूरे देश में फैले बाकी 50 ट्रकों का सिस्टम भी इसी मुख्य ट्रक से जुड़ा था, जिससे सारे बम एक साथ डिफ्यूज हो गए। सिंडिकेट का खात्मा, नया साम्राज्य। अगली सुबह भारत सुरक्षित था। एनआईए और मुंबई पुलिस ने देव सिंघानिया पर लगे सारे झूठे आरोप हटा दिए। टीवी पर अब देव को देश का रक्षक घोषित किया जा चुका था। अंजलि शर्मा और सिंडिकेट के बाकी गुंडे अब सलाखों के पीछे थे। दुबई के उस आलीशान स्काईस्क्रेपर में रुद्र प्रताप सिंह ने जब टीवी पर यह खबर देखी तो उसने गुस्से में अपनी लेदर चेयर पर मुक्का मारा। तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रुद्र प्रताप ने फोन उठाया। कौन? नमस्कार रुद्र प्रताप सिंह, पहचान तो गए ही होगे। देव सिंघानिया। देव की शांत लेकिन खूंखार आवाज गूंजी। तुमने दुबई में बैठकर मेरे देश और मेरे फाउंडेशन को बर्बाद करने की सोची थी ना? अब तुम्हारी बारी है। इस वक्त दुबई पुलिस और इंटरनेशनल इंटरपोल की टीम तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ी है। तुम्हारे सिंडिकेट का नामो निशान मैंने मिटा दिया है। रुद्र प्रताप ने खिड़की से नीचे देखा। सचमुच दर्जनों पुलिस की गाड़ियां उसकी बिल्डिंग को घेर चुकी थी। उसके हाथ से सिगार छूटकर गिर गया। देव, तुम कोई मामूली लड़के नहीं हो। मैंने पहले ही कहा था। मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूं जो गद्दारों को उनकी औकात डिलीवर करता है। देव ने फोन काट दिया। एक नई शुरुआत। उड़ान एम्पायर। कुछ हफ्तों बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के उसी ग्राउंड में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था जहां देव कभी पढ़ाई करता था। दादाजी अब पूरी तरह स्वस्थ थे और व्हीलचेयर पर बैठकर गर्व से अपने पोते को देख रहे थे। देव स्टेज पर खड़ा था। उसके एक तरफ रोहन बजाज था और दूसरी तरफ कियारा। देव सिंघानिया अब सिर्फ सिंघानिया ग्रुप का मालिक नहीं, बल्कि उड़ान ग्लोबल एम्पायर का चेयरमैन बन चुका था, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क था। देव ने माइक संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, दुश्मन बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपके इरादे साफ हैं और आपके अपनों का साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो एक नए और ईमानदार साम्राज्य की शुरुआत है। पूरा मैदान देव सिंघानिया के नारों से गूंज उठा। कियारा ने देव का हाथ थाम लिया। रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
देव ने आसमान की तरफ देखा, जहां धूप चमक रही थी। अतीत के सारे काले बादल छंट चुके थे और एक सुनहरी सुबह उनका स्वागत कर रही थी।
लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।